हम इस वक्त बनारस के बजरडीहा में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर बनारसी साड़ी बनती है और देश और दुनिया में वो बनारसी साड़ी जाती है। और जिस बनारसी साड़ी के लिए बनारस पहचाना भी जाता है, मेरे साथ अरविंद भी मौजूद है और साथ ही साथ संतोष ओझा भी मौजूद है। संतोष, क्या लग रहा है आपको? चुनाव हो रहा है, ये इसी बजरडीहा में बनारसी साड़ी बनती है, जिस साड़ी की धमक और चमक दुनिया भर में है। क्या लगता है आपको यहाँ के लोगों का जो मिजाज है, लोगों की समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं लोगों के, क्या कहना? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि बुनकर वो कौम है जो आपके घर में खुशी देता है और आपके यहाँ जो भी फंक्शन बढ़ते हैं उसे बुनकरों की बड़ी रोल होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यदि स्याह पक्ष की बात करें तो निश्चित तौर पे ये परेशान है। परेशानी की वजह दो है। एक तो इनका ये कहना होता है कि हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, कारण बहुत सारे हैं। और दूसरा जो इनके साथ जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि निश्चित तौर पर ये सब कुछ करने के बावजूद जो इनकी कमाई होनी चाहिए वो ये कमाई नहीं कर पाते और कमाई न होने के कारण ये लगातार ब्याज के जोज में रहते हैं। और यही वजह है कि जब मंदी का दौर आता है तो या तो ये काम छोड़ के भाग जाते हैं या फिर ब्याज के और कर्ज के तले कुछ इस तरह से दब जाते हैं कि ये मजबूर हो जाते हैं और कुछ उल्टा सीधा करना। तो ये बुनकरों की बड़ी वजह, बड़ी समस्या है। लेकिन बुनकर वोटर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनारस और आसपास की सीटों में, आसपास के जिलों में निभाते हैं। अरविंद, अगर सियासी तौर पर देखा जाए, बुनकरों का इस्तेमाल होता रहा, कोई पार्टी अपने लिए, कोई पार्टी अपने लिए। सियासी लिहाज से जो बुनकर वोट बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण है इस पूरे इलाके का? रोहित जी, देखिए, बुनकर वोटर जो है बेहद महत्वपूर्ण है। पहले तो बुनकरों के नेता होते थे, अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी गुम हो गए हैं। वो समस्याएं उठाते थे। बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बुनकरों की समस्याओं के लिए लड़ते थे, मुझे याद है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इनकी जो हालात है, आप अगर देखें, इसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही होंगी गठबंधन के साथ, उसके बाद बीजेपी की सरकार। आज शाम को स्मृति यहाँ ईरानी आ रही है जो कि कपड़ा मंत्री हैं। बहुत सारी योजनाएं रोहित जी शुरू की गई होंगी, लेकिन सवाल है कि वो जो लाभ है वो लाभ इनको मिला कि नहीं मिला, इसको चेक करने वाला कोई नहीं। एक बुनकर ने बताया कि मैंने फॉर्म भरा था कार्ड पाने के लिए, लेकिन 300 रुपया चूंकि मैंने घूस नहीं दिया इसलिए उसका कार्ड नहीं बन पाया। बड़ा सवाल है कि चेक बैलेंस कौन करेगा? सरकार योजनाएं लाने की बात कहती है, उसका प्रचार प्रसार करती है, लेकिन वो जो योजनाएं कहाँ हैं? वो सिर्फ कागज पे है? क्या उसका परीक्षण किसी ने किया? क्या किसी अफसर ने रिपोर्ट दे दी? लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी उसकी क्या है, उसको जांचने की किसी। बिल्कुल। लेकिन अगर बनारस की बात करें, बनारस में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 सीटों में से संतोष, क्या कहना आपका, कितनी सीटें ऐसी हैं जो बुनकर वोटर जहां पर अपना असर रखता है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ की 3 सीट ऐसी हैं जहाँ पे बुनकर का बाहुल्य है, या यूं कह ले कि बुनकर ही वहाँ के निर्णायक वोट होंगे। और जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, ये कैंट क्षेत्र है और यहाँ भी बुनकरों की एक अच्छी खासा ताकत है। शायद यही वजह है कि आज इस क्षेत्र में स्मृति ईरानी बुनकर सम्मेलन कर रही हैं। अब ये एक अलग चीज है कि उस सम्मेलन में उभड़ के क्या बातें आती हैं, ये किशोर जाती हैं, ये एक अलग इशू है। ठीक है, प्रयास सबका है कि अपनी और बात को। बिल्कुल। अरविंद, क्या कहना है आपका? जिस तरह संतोष ने कहा, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बुनकर वोटर असर रखता है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी सीट कैंट में बहुत सारे बुनकर हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरी विधानसभा है और दक्षिणी विधानसभा, इन जगहों पे भी बुनकर बहुत प्रभावी है। क्योंकि अगर आप देखें दक्षिणी विधानसभा तो वहां पे बहुत मजबूत, वहां साड़ियों के व्यवसायी हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं बुनकरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत प्रभावित करते हैं और वो सारे के सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। अगर इन लोगों की समस्याओं का निदान नहीं किया गया होगा तो मैं समझता हूं कि किसी जो भी सरकार होगी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी इस चुनाव में वोट पाने की। तो यहाँ के बुनकर वोटर कितना महत्वपूर्ण, क्या सियासी समीकरण है, ये हमने जाना। अब इसके आगे हम बताते हैं आपको कि जो बुनकरों की समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं, क्या बनारस का बुनकर क्या सोचता है और क्या चाहता है, ये हम आपको बताते हैं आगे। पूरी दुनिया में बनारसी साड़ी बनारस से जाती है और उसका जो गढ़ है वो है बजरडीहा। बजरडीहा में आपको वो बुनकर मिलेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रहे हैं। हमारे साथ मकबूल बाबा हैं, इनके साथ हम बुनकरों के घरों में चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस सरकार से जो आने वाली है। क्या वो सरकार बदलना चाहते हैं या फिर सरकार के साथ चलना चाहते हैं? भारत सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है, उससे उनको फायदा मिला है या नहीं मिला है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है, उससे फायदा मिला है या नहीं मिला है। तो आइए चलते हैं मकबूल बाबा के साथ बुनकरों के घर में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके लिए जो काम किया गया है वो पर्याप्त है या नहीं है, या फिर वो सरकार बदलना चाहते हैं या फिर उसी सरकार को रखना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं बुनकरों के घर में। हम आपको दिखाते हैं कि बनारसी साड़ी आखिर कैसे बुनी जाती है
और उसमें किस तरीके से लागत लगती है। ये एक ऐसा रोजगार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, पिता से पुत्र में जाता है, और जो पिता होता है वो अपने दादा से सीख के आता है। आप देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि ये कैसे काम होता है। ये सुबह से लेकर शाम तक ये काम बिना जाता है, जिसमें बच्चे इसमें लपटे रहते हैं। एक बिनने वाला, एक कढ़ाने वाला, उसकी मजदूरी होती है 1000 रुपया, तो वो एक हफ्ता में पूछती है। जैसे ये साड़ी बीनी जा रही है, तो ये साड़ी की क्या लागत है? बस ये लागत इसका समझ लीजिएगा 2000 रुपया लागत है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार बहुत सारी सुविधाएं देने की बात करती, क्या सुविधा मिली आपको? हम लोगों को कोई योजना नहीं मिला, ना कोई सुविधा मिला। देखिए, ऐसा है कि इसकी जो लागत आती है 2000 जो बता रहे हैं, इसमें मटेरियल जो पूरा सेट होता है, बनारसी जो रेशम है, वो तकरीबन 6000 का पड़ता है टोटल, और इसकी मजदूरी आती है तकरीबन 300 रुपीज। अब इस पे हमें समझ लीजिए कि ये 10 दिन लग जाता है हमको एक साड़ी बनाने में। तो 10 दिन पर देती है 300 या एक दिन की? एक दिन का हम लोग को इसका 200 से 250 रुपया आ जाता है। आप मुझे ये बताइए कि आप ये किसी मालिक के लिए बिन रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं? ये हमारा अपना काम है, मगर इसमें जो हमको बचता है वो हमको 250 से 300 रुपया बचता है, जो कि 10 घंटा हम कंटिन्यू जब ड्यूटी देंगे तब, उससे पहले हमें नहीं। साड़ी मार्केट में कितने रुपए की बिकती है? ये साड़ी हमारी समझ लीजिए इस पे 9000 रुपए की अगर से लागत आती है, तो ये हमारी साड़ी बिक जाएगी 10,500 11,000 जैसे हो, मगर उसमें हमें चेक मिलती है, जो कि 6 महीने की चेक होती है, 5 महीने की भी चेक होती है। आप ये डायरेक्ट बेचते हैं कि किसी बिचौलिए के माध्यम से? नहीं, ये हम तो यहाँ पे जो अपना फर्म बना के बैठे हुए हैं उनको हम डायरेक्ट बेचते हैं। अच्छा, जो फर्म, जिनके फर्म है उनको बेचते हैं? जिनकी फर्म है हम उनको बेचते हैं। आपकी फर्म नहीं है? जी नहीं, हम लोग तो लेबर है ना, तो हाँ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपए की साड़ी बनती है, तो वो 1 लाख रुपए में से आपकी कितनी मजदूरी होती है, मुझे बताइए। जैसे 1 लाख की अगर आप साड़ी बनाते हैं तो उसमें चांदी का तार, सोने का तार, दुनिया भर की चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो 1 लाख की जो साड़ी की मजदूरी आपकी कितनी होती है? उसकी भी कास्ट लगभग पर डे की अगर से देखते हैं तो वो 300-250 ही आती है, क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है, अभी जैसे सिल्वर आप देख लीजिए तकरीबन 42,000 रुपया, तो उसी हिसाब से उसकी जरी आती है। गोल्ड जैसे उसके पॉलिश होता है, तो वो जो भाव रहता है गोल्ड का वो, और रेशम तो यही होता है, मगर उसमें होता क्या है कि वो साड़ी कम से कम 6 महीना लगता है बनने में, वो एक दिन में तकरीबन 1 इंच बनती है। यानी आपकी मजदूरी में उसका कोई फर्क नहीं है? मजदूरी में कोई फर्क नहीं है, मजदूरी सेम आती है। अच्छा, आप एक बात ये बता रहे थे कि आप, जैसे आपके ऊपर कर चढ़ गया, कैसे चढ़ता है जरा वो बताइए। कर्ज ऐसे चढ़ता है। सूद क्या होता है? सूद बताइए। हाँ, सूद ऐसे चढ़ता है कि जैसे आप मार्केट से साड़ी गया, पर 6 महीने का चेक मिला, हमको आगे से पैसा नहीं मिला, हमने रेशम उधार ले लिया, हर चीज उधार ले लिया, उसी में कर्ज बढ़ता जाता है। जबकि सूद कितना लेते हैं वो महीना? वो महीने में समझ लीजिए कि 5%, 2%, 3% तो सूद देते हैं? जी हाँ, देना पड़ता है। तो वो तो पीढ़ी दर वैसे चला आ रहा है। अभी कितना कर्जा है आपके ऊपर? हमारे ऊपर इस टाइम कम से कम 95,000 रुपया कर्जा है। 95,000 रुपया कर्जा है? जी। कितने दिनों से है ये? ये करीब चला आ रहा है 5 बरस से। 5 बरस से? अभी तक कर्जा नहीं उतरा। 5 बरस से कर्जा जी। चला आ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, और एक बड़ी नई बात हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनका ये कहना है कि जैसे हमें पैसा मिला, हमारी मजदूरी का पैसा मिला, वो चेक मिलता है, और उसको कैश होने में आप कह रहे हैं 6 महीने लग जाते हैं? 6 महीने लग जाते हैं। आइए आगे आइए। 3 महीना लग जाते हैं। 6 महीना कैसे लग जाते हैं? 6 महीना उन्होंने 3 महीना का चेक काट दिया, बैंक में जाओ तो पैसे नहीं है, दौड़ते दौड़ाते किसी तरीके से उनके बैलेंस में पैसा जाता है, तो बचता है तो हमारे पास आता है। आप ये समझ लीजिए कि जिनको ये माल देते हैं, यानी जो व्यापारी इनका माल खरीदते हैं, वो इनको चेक काट के देते हैं, और ये चेक कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने के बाद फंसता है। और उसका कारण ये होता है कि इनको सामान चाहिए होता है, तो सामान ये उधार खरीदते हैं, और जो उधारी वो होती है उस पे इनको ब्याज देना पड़ता है। एक ऐसी हकीकत शायद जिसको लोग नहीं जानते होंगे, और ये इन बुनकरों के साथ हो रही है। मैं समझता हूं कि सरकार बातें बड़ी बड़ी करती हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इन बुनकरों की हालत देखकर ये लगता है कि अगर प्रतिदिन ये काम करते हैं तो एक साड़ी की कीमत इनको मजदूरी के रूप में 300, 350, 400 रुपए मिलती है। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार बने वो इनके लिए काम करे,
और शायद इनकी जिंदगी तभी बदल सकती है जब इनकी मजदूरी बढ़ेगी, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और शायद इनके ऊपर से कर्ज का बोझ हटेगा। और अब हमारे संपादक रोहित सावल आगे बताएंगे कि आखिर किस किस तरीके की साड़ियां बनाई जा रही हैं और चाइना और भारत में किस तरीके का कंपटीशन है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उन्होंने इनके लिए क्या किया है और उत्तर प्रदेश की जो अखिलेश की सरकार है उन्होंने इसके लिए क्या किया है। तो चलते हैं रोहित सावल के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बुनकर है, ये मशहूर बनारसी साड़ी यहाँ पर बुनी जा रही है और देखिए ये युवा हाथ किस तरह से हुनर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन बुनकरों की जो समस्याएं हैं वो दशकों से वही हैं। बनारसी साड़ी की चमक और धमक तो देश और दुनिया ने देखी, लेकिन इनके हालात नहीं बदले। इनसे हम बात करेंगे, युवा भी हैं। आप बताइए ये क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा ये बताएं पहले। ये हम साड़ी बना रहे हैं बनारसी। ये साड़ी हमारी, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। हमको बनाने में 10 दिन लगता है, 10 से 12 दिन तक लगता है। और रेशम की नोटबंदी में काफी समस्या आ गई थी, तो इस वजह से हमारा काम लगभग 50 दिन रुक गया था। तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो क्या कोई उम्मीद है आपको किसी पार्टी से वो करेंगे आपके लिए नेता लोग कुछ? पिछली सरकार हमारे लिए केंद्र में जो कांग्रेस की थी काफी अच्छी थी, उसमें हम लोगों को काफी प्रॉफिट हो रहा था। फिर नई सरकार आई, लगभग हमारे 2 साल मंदा था, जिसमें मार्केट बहुत ही खराब हुई। कई लोग तो अपना काम बंद करके बाहर चले गए। तो प्रदेश सरकार भी कहते कि बहुत कुछ किया बुनकरों के लिए, कुछ किया? प्रदेश सरकार तो हमको ठीक ही समझा रही है, बुनकरों के लिए कई योजनाएं पास की। चलिए, इनका कहना है कई योजनाएं हैं अब, लेकिन बड़ा सवाल है उन योजनाओं का फायदा कितना। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है आपको? हमें हम लोगों को योजना तो हम लोगों के पास आती नहीं है, आते आते खत्म हो जाती है। जो हम लोग के पास कोई योजना नहीं आती है, सिर्फ सुनते हैं कि ये योजना लिख ली, वो योजना लिख ली, कोई भी योजना हम लोग तक नहीं आती है। आते आते सब खत्म हो जाती है हमारे तक। तो देखिए, इनका कहना है कि योजनाएं बनती हैं लेकिन इन तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। बुनकरों के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन उस महज बातें रह जाती हैं। कुछ और लोग भी उनसे भी बात करते हैं, आप बताइए। हम लोगों के लिए जो बुनकर आईडी बनता है, ये सब वगैरह बनता है, बनाने में तो साल भर लग जाता है। तो जो फायदा है वो सब फायदा कब पहुंचेगा? जब आईडी ही नहीं बनेगा तो फायदा कहाँ से आएगा? देखिए, इनका कहना है मतदान पहचान पत्र को लेकर भी इनकी कई शिकायतें। आप बताइए, आप युवा हैं और कहते हैं कि युवा इस देश को बदल देंगे। हमारा ये कहना है, जो कतान मिलती है जिसमें लगता है रेशम, ये CFC भी यहाँ पे खुला हुआ है। वहाँ पर अगर से लेने के लिए जाओ तो वहाँ पर तो बहुत परेशानी हो गई। पहले तो अकाउंट में पैसा लगाना होता है, अब उनके अकाउंट में जब पैसा पास हो जाएगा तब देंगे। और अक्सर वहाँ पर रेशम रहता नहीं है, सब वहाँ पर तरह तरह का जिससे परेशानी बस हो गई। तो ये नेता लोग जो बात करते हैं सिर्फ बात करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करते। में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए, यहाँ से भी एक आवाज है। हाँ। सिर्फ नेता लोग खाली तसल्ली देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बुनकर के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जी, तो अब इस बार आपकी बारी है करने के लिए, मताधिकार अपना इस्तेमाल करिए, मतदान को इस्तेमाल करिए। हम मतदान जो है कि हम हमारे फिर वादे कर रहे हैं इस बार नेता आपसे, अब फिर कह रहे हैं कि बुनकरों की तकदीर बदल देंगे। हमको खाली तसल्ली वो दे रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं, खाली सुन के यहाँ आके भाषण करके चले जाते हैं। सब लोग कभी दिखाई नहीं देते। उसके बाद नहीं हम लोगों के पास जो गवर्नमेंट सुविधा देती है नहीं मिलता भी है। जी, तो बुनकरों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा होती है दिल्ली में, लखनऊ में, वो घोषणाएं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बल्कि भूखे मर जाते हैं बिना बुनकर वाले। होता तो खैर मिलता कहाँ है? ये भी हम मशीन लगाए तो अपने पैसा से, अपने मेहनत से मजदूरी करके अपना मशीन लगाए। बुनकरों के लिए मशीन, पूरा कारखाना सब आया, पर कहाँ मिला? तो ये मशीन ये कह रहे हैं अपने पैसे से इन्होंने लगाई। सरकार की कई योजनाएं मशीन देने की, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। तो आपको जो लोन देने की बात आती है कि साहब लोन लीजिए और अपना काम कीजिए, तो वो लोन नहीं मिलता। लोन जो पास हुआ पर लेने गए तो बैंक में जाना, ये करो वो करो, आज तक लोन पास हुआ, आज तक मिला तक नहीं है। हमारे पास उसका फॉर्मेलिटी भी रखा है हमने, जो बुनकरों तरफ से जो लोन पास हुआ अब तक हमको नहीं मिला। आप बताइए। जैसे ये अभी आया था कि 500 करोड़ रुपया पास हो गया बुनकरों के लिए, मगर ये होता क्या है कि ये पास तो हो गया मगर ये उन्हीं लोगों के दरमियान पास हो जाता है, बुनकर तक आता ही। तो आपने देखा कि किस तरह से इन बुनकरों की अपनी समस्या है। इनका कहना है कि नेता भाषण देते हैं, घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन तक वो तमाम योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता है।
एक तरफ फिर से मतदान चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में इन लोगों को उम्मीद तो है, लेकिन नेता जिस तरह से अब तक इन लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ लफाजी की गई है, उससे इनकी उम्मीदें टूटती भी नजर आ रही हैं। अभी आपने हाथ से बनारसी साड़ी बनते हुए देखी, उसके बाद हम आपको मशीन से दिखा रहे हैं कि मशीन से बनारसी साड़ी कैसे बनती है। ये मशीन है, आप देख रहे हैं, इसको खड्डी बोलते हैं। इस खड्डी से, ये बिजली से चलती है और इस खड्डी से एक बनारसी साड़ी कितने समय में तैयार होती है, एक बात। दूसरी बात, इस पे कितना लागत आता है, दाम में क्या फर्क होता है, हम सारी बातें करेंगे। ये बताइए, मशीन से एक साड़ी कितने समय में बन जाती है? 12 से 13 घंटे में। 13 घंटे में। दाम में क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये साड़ी बन रही है, ये बनारसी साड़ी बन रही है ना जी, इसका दाम और हाथ से अगर हम आप बुनेंगे तो इसमें क्या फर्क है? फर्क हो जाता है थोड़ा। क्या बताइए फर्क क्या? जैसे रेट का फर्क हो जाता है, फिर इसका मतलब इस पे रेट कम हो जाता है। ये आपने कितना बोला? 13 घंटे में जी। और एक बनारसी साड़ी हाथ से बुनने में कितने दिन लगते हैं? 1 हफ्ते। 1 सप्ताह। 13 घंटा और 1 सप्ताह, यानी आप समझ लीजिए काम बहुत बढ़ गया। हाथ का काम में निश्चित रूप से दाम बढ़ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत लाजवाब होती है। मशीन का काम मशीन की तरह होता है, समय कम लगता है, लेकिन उसका दाम कम रहता है। आप जैसे ही बताइए, जैसे आपने ये मशीन लगाई है, तो क्या इससे सरकार की तरफ से आपको कुछ लोन मिला है, आपने लोन लिया है या कोई मदद मिली है आपको? जी नहीं, कुछ नहीं। ये आपने अपने से लगाई है। बिजली के बिल में कहा जाता था कि बिजली में हम आपको रियायत दे रहे हैं, उस तरह की कोई बात हुई? नहीं, अभी तक कोई तो ऐसी बात नहीं हुई तक। ऐसी बात नहीं। कभी आपने मांगने की कोशिश की? आप कहीं गए, आपने अर्जी लगाई कहीं? जी नहीं, अभी तो मैंने बुनकर कार्ड का फार्म भरा, आया नहीं। वो बोला 300 रुपया घूस दो मुझको, मैंने नहीं दिया। मेरे मित्र का, उनका आ गया, मेरा नहीं आया। अच्छा, उन्होंने 300 दे दिया तो उनका आ गया। तो कहाँ पे भरा था आपने? रथ यात्रा पर। बुनकर कार्ड का फार्म आपने भरा भारत सरकार का, 300 रुपया घूस नहीं दिया तो आपका जो है, आपका कार्ड नहीं आया। देखिए, तो पता किए तो उसी तरह अभी तक मेरा फार्म ऑफिस में अभी तक रखा हुआ है। वो बोले कि पैसा दो तुम तभी देंगे हम तुमको। पैसा दो तो तभी देंगे। देखिए, एक हकीकत बताया गया कि बुनकर कार्ड का फार्म तो इन्होंने भर दिया, लेकिन कार्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने 300 रुपए घूस नहीं दिए। ये है हकीकत। और मैं समझता हूं कि इस बात को सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। हवा में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे ये हो रहा है कि इन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन इनका कार्ड जो है वो नहीं आया। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने साड़ी बिन ली, वो कितने समय में आप, जैसे आपने 13 घंटे में बिन ली, कितनी साड़ियां ले आते हैं बाजार में बेचने के लिए? कैसे बेचते हैं? उसका क्या तरीका है? पैसे आपको कैसे मिलते हैं? जैसे ये साड़ी की कितनी लागत है? एक साड़ी पे 2 से 3 हजार लागत आ जाती है। अब आप मुझे बताइए कि ये साड़ी जब बन जाएगी तो आप बेचने के लिए किसी साहूकार के पास जाएंगे? कैसे जाएंगे? नहीं, ये मतलब जिसका डिजाइन होता है उसी को बेचते हैं हम लोग। अच्छा, जिसका डिजाइन होता है। तो ये किसका डिजाइन है? ये जो गद्दी होती है उन्हीं का है। अच्छा, आपका गद्दियों से संपर्क है, तो वो आपको कैसे पैसे देते हैं? महीने में देते हैं, तुरंत देते हैं? 2 महीने 3 महीने। वो चेक में होता है, कैश नहीं होता है। वो चेक में देते हैं आपको। और चेक में अगर आपको सामान की जरूरत होगी तो चेक कैश नहीं हुआ तब क्या करेंगे आप? उसको वही बट्टे वाले पास जाएंगे हम। बट्टे वाले के पास? जी, बट्टे वाले के पास जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक बार फिर मशीन चला के जरा देखेंगे। मशीन, हाँ, आपको बता दें, देखिए इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इनका कहना था कि जो चेक मिलता है वो 2-3 महीने में कैश होता है। इनके पास पैसा नहीं होता है तो ये बट्टे वाले के पास जाते हैं, उससे बट्टे पे पैसा लेते हैं, रेशम लाते हैं और उसके बाद फिर से एक नई साड़ी तैयार करते हैं। लेकिन वो बट्टे वाले का बट्टा इतना ज्यादा हो जाता है कि इनकी जिंदगी उस बट्टे में उलझ के रह जाती है। मैं समझता हूं जो भी सरकार आए या जो भी सरकार बुनकरों को लेके काम कर रही है, कम से कम इस बात का जरूर ख्याल रखे कि आखिर बट्टे की चुंगल से ये बुनकर कैसे निकले। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं समझता हूं कि बनारस का ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि बहुत सारे ऐसे बुनकर हैं जो बट्टे वालों के चुंगल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको हर महीना बट्टा इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनका चेक सही समय पे कैश नहीं होता है। अब इनके पास वोट देने की ताकत है। मैं समझता हूं कि इस ताकत के जरिए वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे और एक ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे जो इनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करेगी। रोहित सावल के साथ अरविंद चतुर्वेदी, साथ ही कैमरामैन रोहित, गौरव, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश।